हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन। आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी आईआईटी बायोलॉजी प्रिपरेशन के लिए, जहां पे सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। 30 डेज क्रैश कोर्स में हम एक एक चैप्टर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं और आज का चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी से बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए बेटा। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज बॉडी फ्लूइड और वो बॉडी फ्लूइड किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। तो दीज आर मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट इन आवर बॉडी। की ट्रांसपोर्टेशन दो कामों के लिए, पहला कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, उनको एक्सचेंज करवाने के लिए, एंड एट द सेम टाइम जो वेस्ट मटेरियल है, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, एक फ्लूइड की जरूरत होती है, एंड दे फॉर्म द बॉडी फ्लूइड। तो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अब जनरली हमारी बॉडी में दो तरह के फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। नाम से आपको पता चल रहा होगा, इंट्रा का मतलब विद इन सेल, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब इन बिटवीन द सेल। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड से हम स्टार्ट कर लेते हैं। इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एज द नेम सजेस्ट, विद इन द सेल साइटोप्लाज्म, राइट। इसको शॉर्ट में आप आईसीएफ भी लिख सकते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो इसमें देखिए, मान लीजिए एक सेल है हमारी, ये इसका साइटोप्लाज्म है। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड के केस में क्या क्या होगा, देखिए। सबसे पहले अगर हम आयंस की बात करें तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होगी पोटेशियम और फॉस्फेट आयंस की, मैक्सिमम होंगे। देन सेकेंडली जो मॉडरेट अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, दैट विल बी मैग्नीशियम आयन, सल्फेट आयंस, ये मॉडरेट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, मीडियम भी आप कह सकते हैं। बट सोडियम, कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन बहुत लो होती है इन केस ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड। क्लियर टू एवरीवन। एट द सेम टाइम अगर इसको देखें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ, उसकी कंपोजिशन देखें, ईसीएफ जिसको आप कह सकते हैं, तो ईसीएफ में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स इंक्लूड होते हैं। इट इंक्लूड्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटर का मतलब विद इन, ठीक है। तो बिटवीन टिश्यू जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है बच्चों, उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वो इसमें इंक्लूड होता है। उसके बाद ब्लड प्लाज्मा में जो फ्लूइड प्रेजेंट है, ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा कहां प्रेजेंट होता है, सॉरी, ये ब्लड में प्रेजेंट होगा, ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसको हम सीएसएफ लिखते हैं, ये कहां प्रेजेंट होता है, इनसाइड ब्रेन। तो ये सारे के सारे, इवन डाइजेस्टिव फ्लूइड जो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होगा, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो यहां पे अगर हम आयंस की बात करें तो सोडियम मेन आयन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है, बाइकार्बोनेट आयंस और क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन हाई होती है। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, ये सारे के सारे बहुत लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। तो जस्ट रिवर्स हो गया किसका, इंट्रासेलुलर फ्लूइड का। अच्छा, एक चीज और बताता हूं आपको, जो सीएसएफ है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड जो जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है, उनके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, उनको ट्रांससेलुलर फ्लूइड भी बच्चों कहते हैं। तो अगर कहीं ये वर्ड आपको दिख जाए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इज ट्रांससेलुलर फ्लूइड। तो हमारी बॉडी में कौन से ऐसे फ्लूइड है मेनली जो ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लड और लिम्फ। ये दो वो फ्लूइड्स हैं जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। अब ये ट्रांसपोर्ट किसकी हेल्प पे करेगा, विद हेल्प ऑफ पंपिंग ऑर्गन। तो पंपिंग ऑर्गन कौन सा है हमारी बॉडी में, हार्ट है। उसके अलावा इस पंपिंग ऑर्गन को हेल्प कौन करता है, आर्टरीज और वेन्स करती है, मतलब ब्लड वेसल्स। तो ब्लड, पंपिंग ऑर्गन हार्ट,
उसको हेल्प करने वाली ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ, पूरा लिम्फेटिक सिस्टम भी आप कह सकते हैं। ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो इन तीनों चीजों को, राधा चारों चीजों को एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट क्या आ जाता है बच्चों? ब्लड। तो ब्लड के कंपोनेंट्स की बात करें, आप 8-9 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। प्लाज्मा होता है, उसमें ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती है, राइट। बट थोड़ा सा अभी हम डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। तो ब्लड के दो कंपोनेंट्स हैं मेजरली। एक पार्ट को हम क्या कह रहे हैं बच्चों? प्लाज्मा। दूसरे पार्ट को हम क्या कह रहे हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या आ जाते हैं आपकी तीनों टाइप की ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ठीक है बच्चों, याद रहेगा आपको। प्लाज्मा मेजर पोर्शन है, एज यू कैन सी हियर 55% बनाता है, जबकि ये दोनों मिलके 45% बनाते हैं। अब आप सोचोगे कि प्लेटलेट्स कहां गए? अभी हम जब डिस्कस करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली दीज आर जस्ट सेल फ्रेगमेंट्स, ये ट्रू सेल्स नहीं होती, दे आर सेल फ्रेगमेंट्स। तो प्लाज्मा से शुरू करें, चलिए। तो प्लाज्मा, तो अभी तक आपको ये पार्ट पता चल गई है कि 55% है, यहां पे कोई सेल्स नहीं है, तो ये नॉन सेलुलर पार्ट भी है, या इसको हम नॉन सेलुलर पार्ट भी कह सकते हैं। ठीक, चलिए। अब तो, और इसकी पीएच जो है एल्कलाइन। अच्छा, एक चीज और बताइए आप यहां पे मेरे को, ब्लड की कंपोजिशन की जब हम बात कर रहे हैं तो ब्लड का पीएच कितना होता है? चलो फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। 7.4 पीएच होता है। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है, राइट। और जो पीएच है आर्टरीज में हाई होती है ब्लड की एज कंपेयर टू वेन्स। आर्टरीज में पीएच हाई, वेन्स में पीएच लो। ब्लड 30 से 35% बनाता है बच्चों एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। ठीक, अब हम आ जाते हैं वापस से प्लाज्मा पे। तो नॉन सेलुलर पार्ट जिसकी एल्कलाइन पीएच होती है, जो 55% बनाता है हमारे ब्लड का। कंपोजिशन अगर आप देखेंगे तो प्लाज्मा कंटेन्स मेजर पार्ट 90 से 92% तक इसमें होता है वाटर। इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स होते हैं विच फॉर्म 6 to 8%, देन मिनरल्स फॉर्म्स नियरली 1%, और इसके साथ साथ और कई सारी चीजें यहां पे प्रेजेंट होती हैं। यहां पे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, यहां पे प्रेजेंट होंगे गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। कुछ हार्मोन्स भी यहां पे प्रेजेंट होंगे। तो एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करें प्रोटीन्स की, तो यहां पे जो प्रोटीन है मेनली 3 टाइप के होते हैं। जो पहला टाइप का प्रोटीन है उसको फाइब्रिनोजन कहा जाता है। ये क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, तो क्लोटिंग प्रोटीन भी इसको कहा जाता है। और ये कहां से आता है? इट कम्स फ्रॉम लीवर। दूसरा जो प्रोटीन यहां पे प्रेजेंट होगा, दिस इज फर्स्ट वन। दूसरा प्रोटीन यहां पे जो प्रेजेंट होगा दैट इज नोन एज ग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। दे आर एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज का फंक्शन आपको पता है क्या करती है? दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी, तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। और तीसरे टाइप के जो प्रोटीन यहां पे प्रेजेंट है दे आर एल्ब्यूमिन्स। जैसे एग का एल्ब्यूमिन होता है, तो ये ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है। तो 3 टाइप के प्रोटीन मेनली प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा मिनरल्स, मिनरल्स में आपके आयंस आ जाएंगे, सोडियम आयन, कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट, ये सारे आयंस यहां पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक, न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, रेस्पिरेटरी गैसेस CO2 एंड H2O, सॉरी CO2 एंड O2, एक्सक्रीटरी वेस्ट लाइक यूरिया। तो ये ओवरऑल कंपोजिशन हो गई आपके प्लाज्मा की। ठीक है, तो ये है नॉन सेलुलर पार्ट प्लाज्मा का। एक क्वेश्चन जो मेजरली पूछा जाता है, एक वर्ड रादर, व्हाट इज सीरम? सीरम क्या होता है कि अगर प्लाज्मा में से अगर हम माइनस करते हैं किसको? क्लोटिंग फैक्टर को। प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर को अगर हम हटा दें देन इट इज नोन एज सीरम। याद रहेगा आपको, इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं।
सेलुलर पार्ट पे फॉर्म्ड एलिमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में तीनों टाइप की ब्लड सेल्स आती है बच्चों, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। तो ये कैसा पार्ट है, ये सेलुलर पार्ट है जो कि 45% बनाता है। तो तीनों टाइप की सेल्स की हम बात कर लेते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आरबीसी से। रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जिनको इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। शॉर्ट में मैं आरबीसी भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए। मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा नंबर इन्हीं का होता है। तो तीन चीजें तो सबसे पहले आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज क्या होगी, सबसे पहले चलो नंबर की ही बात कर लेते हैं। नंबर बहुत हाई होता है, 5 से लेके 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड आरबीसी प्रेजेंट होती है बच्चों मेरे। दूसरा इंपॉर्टेंट की शेप और स्ट्रक्चर की बात कर ले तो ये होती है बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव। लेकिन यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, कैमल एंड लामा दो एनिमल्स ऐसे हैं, कैमल एंड लामा ऐसे एनिमल्स हैं जहां पे ओवल आरबीसीज होती हैं। ये एक्सेप्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा ई न्यूक्लिएटेड या विदाउट न्यूक्लियस आप लिख सकते हो। तो न्यूक्लियस नहीं होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, इट प्रोवाइड मोर स्पेस टू हीमोग्लोबिन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। कोई सेल ऑर्गेनली नहीं होता तो सेल ऑर्गेनली ना होने का भी फायदा है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है इसका मतलब, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो कैसा रेस्पिरेशन होगा बच्चों, अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो आरबीसीज में रेस्पिरेशन कैसा होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एक चीज जो मोस्टली 99% लोग स्किप कर जाते हैं कि यहां पे आरबीसीज में एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, यहां पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज। याद आया, गैसियस ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ा था कार्बोनिक एनहाइड्रेज CO2 प्लस H2O, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में H2CO3 बनाते हैं, तो ये CO2 ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, याद रहेगा। तो मेन फंक्शन भी क्या हो गया, चलिए पहले फंक्शन से पहले लाइफ स्पैन बता देते हैं इसका। लाइफ स्पैन आरबीसी का होता है 120 डेज, 120 दिन के बाद ये खत्म हो जाती है, नई आरबीसी बन जाती है, ठीक है बच्चों। चलिए अब थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के बारे में बात कर लें, क्योंकि हमने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की बात करी है। तो हीमोग्लोबिन जो है ये भी वहां से ही आपको याद होगा, 12 to 16 ग्राम होता है फॉर 100 ml ऑफ ब्लड, है ना। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है और ये क्या करता है, इट प्रोवाइड रेड कलर टू द ब्लड। रेड, जो ब्लड का रेड कलर है वो इसी की वजह से होता है। अब आरबीसी की फॉर्मेशन कहां होती है, आरबीसी की फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों इरिथ्रोपोएसिस, इरिथ्रोपोएसिस। और दो वर्ड और आप याद रखिएगा, पोलीसाइथेमिया, पोलीसाइथेमिया एंड इरिथ्रोसाइटोपेनिया। इरिथ्रोसाइटोपेनिया, पेन का मतलब कुछ कमी है, इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। तो abnormal increase in the number of RBC that is called as polycythemia। और abnormal decrease होगा तो क्या कहलाएगा, ड्रास्टिक डिक्रीज होगा तो क्या कहलाएगा, पेनिया, पेन, ठीक है। और जो एक्सेस आरबीसीज हैं दे आर स्टोर्ड इन स्प्लीन। तो स्प्लीन को क्या कहा जाता है बच्चों मेरे, स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, ठीक है, याद रह जाएगी बात। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या है, स्प्लीन। अब मैं फॉर्मेशन की बात बता रहा था, आरबीसी की फॉर्मेशन कैसे होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए तीन जगह पे आरबीसी की फॉर्मेशन होती है। अर्ली एम्ब्रियो लाइफ में ये फॉर्मेशन होती है यॉर्क सैक में, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है। लेटर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये लीवर और स्प्लीन में बनती है, और उसके बाद ये माइग्रेट कर जाती है आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ ये माइग्रेट कर जाती हैं, उनकी फॉर्मेशन कहां पे होती है, बोन मैरो में। अब बोन मैरो में कहां पे होती है, चलिए आपको दिखाते हैं।
बोन मैरो बनाते हैं आपके लिए। ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, पर चलिए हम काम चला लेंगे। ये रेड बोन मैरो, और यहां पे हम बना देते हैं येलो बोन मैरो। दोनों तरफ रेड और बीच में येलो बोन मैरो, ठीक है। और यहीं पे साथ में होंगी कुछ स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स भी आपको लिए दिखा देते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या है, जो रेड बोन मैरो है, उसके बाद यहां पे स्टेम सेल्स हैं, येलो बोन मैरो है। तीन चीजें आपको यहां पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो किससे आरबीसी की फॉर्मेशन कहां से हो रही है, रेड बोन मैरो से, ठीक है। और प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन स्टेम सेल में स्पेशल सेल्स होती हैं जिनको मेगा कैरियोसाइट्स कहा जाता है, उससे प्लेटलेट्स बनेंगे, आगे भी हम डिस्कस करेंगे। और जो बाकी पार्ट बच गया वहां से डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन होगी। तो इन दिस वे इनकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो जो बोन मैरो की स्पेशल सेल्स हैं उनका भी अगर आप नाम याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, हेमेटोसाइटोब्लास्ट, उनसे इनकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है बच्चों। चलिए अब दूसरी जो सेल्स हैं उनकी बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, इनको कहते हैं हम, इनका कॉमन नाम बताइए, बताओ फटाफट, अगर किसी को याद है तो फटाफट एक बार बताओ। डब्ल्यूबीसी का कमेंट सेक्शन में नाम बताओ। यस, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है बच्चों इनको, दे आर नोन एज ल्यूकोसाइट्स। तो ये है कलरलेस, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता बच्चों मेरे। नंबर, जैसा हमने वहां पे स्टार्ट किया था, नंबर बहुत कम है एज कंपेयर टू आरबीसी, 6000 से 8000, 6 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड इनका नंबर होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, रेशो डब्ल्यूबीसी टू आरबीसी रेशो क्या होगी, 1:600। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों मेरे, याद रख सकते हो आप इसको, ठीक। चलिए अब शेप की बात कर लो, साइज की बात कर लो। तो शेप कैसी है, मतलब न्यूक्लिएटेड है सबसे पहले, तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। राउंड भी हो सकती है और इरेगुलर भी हो सकती है, बट दे शोज अमीबॉइड मूवमेंट, और अमीबॉइड मूवमेंट की वजह से ही दे कैन स्क्वीज आउट थ्रू कैपिलरीज, कैपिलरी से स्क्वीज होके बाहर आ जाती है, कहां पे, टिश्यूज में। और जब वो स्क्वीज होके कैपिलरी से टिश्यूज में आती हैं तो उस प्रोसेस को बच्चों कहते हैं डायपेडेसिस, डायपेडेसिस, याद रह जाएगा ये प्रोसेस, ठीक। साइज आरबीसी से बड़े होते हैं, 12 to 20 न्यूमीटर इनका साइज होता है। यहाँ पे वो सारी चीजें होंगी जो आरबीसी में नहीं थी, यहाँ पे सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। अब ये बहुत अलग अलग टाइप्स की होती है। दो मेजर ग्रुप हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। नाम से आपको पता चल जाएगा कि अगर साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स हैं तो वो क्या कहलाएगा, ग्रेन्युलर। अगर साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट हैं तो एग्रेन्युलोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स, ये स्टेनिंग प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन दी हुई है। कैसे, चलिए एक डिस्कस करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एग्रेन्युलोसाइट्स की। एग्रेन्युलो मतलब ग्रेन्यूल्स एब्सेंट, ए का मतलब एब्सेंट, तो ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है साइटोप्लाज्म में, ग्रेन्यूल्स नहीं है इन देयर साइटोप्लाज्म। चलिए कोई बात नहीं। तो ये स्मॉल साइज के लेकिन लार्ज न्यूक्लियस, साइज स्मॉल, न्यूक्लियस इनका बच्चों कैसा होता है, लार्ज होता है। अभी डायग्राम बना के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड दे फॉर्म्स 20 to 25% ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है जी। अब इसमें दो मेजर ग्रुप आ जाते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट के लिए ये बातें सही बैठते हैं कि इनमें भी स्मॉल साइज होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है, और लिम्फोसाइट्स ही 20 से 25% बनाते हैं आरबीसी का। तो लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, टी और बी सेल्स। टी लिम्फोसाइट्स या बी लिम्फोसाइट्स भी आप कह सकते हैं।
टी लिम्फोसाइट फर्दर हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, मेमोरी टी सेल्स अलग अलग में डिवाइड हो जाती है बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। तो देखिए डायग्रामेटिकली अगर हम देखें, ये सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो ये टी सेल हो गई, टी लिम्फोसाइट हो गई, और ये बी लिम्फोसाइट हो गई, ये इसका साइटोप्लाज्म और ये इसका न्यूक्लियस। दूसरा जो ग्रुप है, अच्छा ये काम क्या करती हैं, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से बचाने का काम करते हैं। दूसरी टाइप है बच्चों, ये ए है तो ये बी हो जाएगी, मोनोसाइट्स। लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट आर नोन एज मोनोसाइट, लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स है, अमीबॉइड शेप है, दे फॉर्म 6 to 8% ऑफ WBCs। इनके फॉर्मेशन के 30 से 40 घंटे बाद, आफ्टर 30 to 40 आवर्स इन ब्लड, वो एंटर कर जाती हैं, दे एंटर्स इनटू और दे रीचेस इनटू टिश्यूज, और जब ये टिश्यू में एंटर कर जाती हैं देन दे आर नोन एज मैक्रोफाज, मैक्रोफाजेस। तो मोनोसाइट आफ्टर एंटरिंग इन द टिश्यू आर नोन एज मैक्रोफाजेस एंड दे बिकम फैगोसाइटिक। ठीक है, तो ये सेल, ये इसका बड़ा सा न्यूक्लियस, तो ये क्या हो गई, मोनोसाइट। तो एग्रेनुलोसाइट क्लियर हो गई दोनों, अगर हो गई है तो अब दूसरे की बात कर लेते हैं बच्चों मेरे, ग्रेनुलोसाइट्स की बात कर लेते हैं। तो साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल प्रेजेंट है तो सबको पता है, ये है 3 टाइप के, और क्लासिफिकेशन का बेस मैंने बताया था, डिपेंडिंग अपॉन देयर, बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में, किस बेसिस पे, स्टेनिंग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्टेनिंग प्रॉपर्टी। ये 3 टाइप की होती है बच्चों। तो जो सबसे पहली है दैट इज नोन एज इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स बाइलोब्ड न्यूक्लियस है, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस, कि ये सेल है, ये एक लोब है, ये दूसरी लोब है, तो इस तरह से बाइलोब्ड न्यूक्लियस है, तो वो क्या कहलाएगी, इओसिनोफिल। एंड दे स्टेन विद एसिडिक डाइज, स्टेन विद एसिडिक डाई। अब एसिडिक डाई कैसे याद रखोगे, तो जो नाम है ना वही एसिडिक डाई भी है, तो एसिडिक डाई का एग्जांपल क्या है, इओसिन, इओसिन एसिडिक डाइज। दे हैव सिमिलरिटीज विद लाइसोसोम, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइसोसोम जैसे हैं। एंड फंक्शन की बात करें, दे शो रेस्पॉन्स टू एलर्जिक, रिलेटेड टू रेस्पॉन्स टू एलर्जिक कंडीशंस, या रिलेटेड टू एलर्जिक रेस्पॉन्सेज आप कह सकते हैं। टोटल WBC का 2 से 3% कौन बनाता है, इओसिनोफिल्स बनाते हैं। उसके बाद दूसरी टाइप जो आ जाती है दैट इज बेसोफिल्स, इनमें 3 लोब्ड न्यूक्लियस होगा। तो ऐसे ही एक सेल, ये एक लोब मान लीजिए, ये दूसरी लोब मान लीजिए, ये तीसरी लोब, या इसको एस शेप्ड न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे एसिडिक डाइज थी, तो यहां पे क्या हो जाएंगी, स्टेन विद बेसिक डाइज, और बेसिक डाई का एग्जांपल है मिथिलीन ब्लू या मिथाइलिन ब्लू भी आप कह सकते हैं, मिथिलीन ब्लू या मिथाइलिन ब्लू। बहुत कम 0.5 to 1% जो टोटल WBC का है वो ये बनाती है। लेकिन यहां पे 3 इंपॉर्टेंट केमिकल सीक्रेट होते हैं, दे सीक्रेट, दे रिलीज इज नंबर 1 हिपेरिन, नंबर 2 सेरोटोनिन, एंड नंबर 3 हिस्टामिन। ये 3 केमिकल यहां से सीक्रेट होते हैं। अब ये क्या क्या करते हैं, हिपेरिन तो नेचुरल ब्लड एंटीकोएगुलेंट है, नेचुरल ब्लड कोएगुलेंट, मतलब कि ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। सेरोटोनिन है वैसो कंस्ट्रिक्टर, और वैसो कंस्ट्रिक्टर क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारी ब्लड वेसल है, तो वैसो कंस्ट्रिक्टर क्या करेगा, उसकी नैरोइंग कर देगा, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल, और ये इसके उल्टा काम करेगा, ये है वैसो डायलेटर, कि ये ब्लड वेसल को
डायलेट कर देगा, चौड़ा कर देगा, वाइड कर देगा। ठीक है। फंक्शन की बात करें तो ये इंफ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेज दिखाते हैं। इंफ्लेमेशन, स्वेलिंग आप कह सकते हैं। रेडनिंग ऑफ स्पेसिफिक एरियाज, दे आर नोन एज इंफ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेज। और तीसरी टाइप जो बच गई बच्चों मेरे, दे आर न्यूट्रोफिल्स। तो इनमें तो न्यूक्लियस ये हो गया मल्टीलोब्ड, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस। अब ये दोनों के साथ एसिडिक एंड बेसिक दोनों डाइज के साथ स्टेन कर सकते हैं, इसलिए तो कैसे हैं, न्यूट्रल है। सबसे ज्यादा 60 to 65% ऑफ WBCs आर फॉर्म्ड बाय न्यूट्रोफिल्स। ये है फैगोसाइटिक, जो डेड डिकेड डेब्रिस होगा उसको खा जाएंगे। ठीक है, तो फैगोसाइटिक इन फंक्शन। तो ये तीन टाइप की ग्रेनुलोसाइट हो गई बच्चों, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। तो आरबीसी देख ली हमने डब्ल्यूबीसी की बात कर ली। अब तीसरा टाइप क्या है, तीसरा टाइप वही है, कौन सा, थ्रोम्बोसाइट्स, जिनको हम क्या कहते हैं बच्चों, यस, दे आर ऑल्सो नोन एज प्लेटलेट्स। तो ये कलरलेस है, नॉन न्यूक्लिएटेड है। नॉन न्यूक्लिएटेड क्यों, क्योंकि दे आर जस्ट सेल फ्रेगमेंट्स, ट्रू सेल्स नहीं है, सेल के फ्रेगमेंट है। अभी दिखाऊंगा कैसे। नंबर आरबीसी से कम, डब्ल्यूबीसी से ज्यादा, तो 1.5 to 3.5 lakhs पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, ये इनका नंबर होता है बच्चों। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। साइज, शेप, तो ये राउंड या ओवल डिस्क शेप हो सकते हैं। अब इनकी फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए फॉर्मेशन कहां से होती है। तो मैंने बोन मैरो की बात करी थी, बोन मैरो की बात मैंने आपको बताई थी, है ना। और बोन मैरो में मैंने कहा था कि स्टेम सेल्स होती हैं, बोन मैरो में स्टेम सेल्स होती हैं। स्टेम सेल में स्पेशल सेल्स कौन सी, मेगाकैरियोसाइट्स। तो स्टेम सेल की जो मेगाकैरियोसाइट्स हैं, मेगाकैरियोसाइट का मतलब जिसका न्यूक्लियस बड़ा सा हो, लार्ज न्यूक्लियस जिसका हो, मेगा का मतलब बड़ा, कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस। तो वहां से ये सेल फ्रेगमेंट्स बनते हैं। तो दे आर नॉट ट्रू सेल्स, दे आर जस्ट सेल फ्रेगमेंट्स विच आर फिल्ड विद थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना ब्लड क्लोटिंग का, तब आपको पता चलेगा। इट इज ए क्लोटिंग फैक्टर। अभी आप इतना याद रखिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन इज ए ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। अब यहां पे कोई न्यूक्लियस नहीं, दैट्स व्हाई दे आर जस्ट सेल फ्रेगमेंट्स। ठीक है। लाइफ स्पैन, अच्छा एक चीज हम भूल गए वहां पे, अब मैं आपको बता देता हूं। लाइफ स्पैन होता है 7 डेज। डब्ल्यूबीसीज में हम लाइफ स्पैन की बात करना भूल गए, वो आपको बताता हूं एक बार। लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसीज, आरबीसी का 120 डेज हो गया, इनका 7 डेज हो गया। तो लाइफ स्पैन में ग्रेनुलोसाइट्स 4 to 8 आवर्स इनका लाइफ स्पैन है। मोनोसाइट्स जो लार्जेस्ट हैं, उनका लाइफ स्पैन 10 to 20 आवर्स होता है। इसके अलावा जो लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट का जो लाइफ स्पैन है बच्चों, वो डेज भी हो सकता है, मंथ्स भी हो सकता है, ईयर्स भी हो सकता है, थ्रू आउट लाइफ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन। तो दिस इज रिगार्डिंग लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज। तो ये तीनों टाइप की हमारी सेल्स होगी। ब्लड की कंपोजिशन हमने देख ली बच्चों। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं, यस, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग। और मैकेनिज्म के साथ साथ एक और चीज हम डिस्कस करेंगे, एक नहीं बल्कि दो चीजें हम डिस्कस करेंगे साथ में, क्योंकि उसी से रिलेटेड है, ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएच फैक्टर। ये दोनों बातें भी हम डिस्कस करेंगे। अगर चीजें अभी तक समझ में आ गई है तो एक लाइक कर दीजिए, अदरवाइज अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिकी के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ लीजिए। ब्लड क्लोटिंग का मैकेनिज्म बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, 13 फैक्टर्स आर इन्वॉल्व। तो बच्चे सोचते हैं कि ये इजीली याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक वे से, इफेक्टिव
बेसिक्स याद करके उसको अगर लर्न करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो हम उसी तरह से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड जो आता है बच्चों जब इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं दैट इज हीमोस्टेटिस। हीमोस्टेटिस क्या होता है? सिंपली इट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग। पूरी की पूरी जो प्रोसेस हम डिस्कस करने वाले हैं, जो मैकेनिज्म हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड क्लोटिंग का, उसको हम क्या कहते हैं? हीमोस्टेटिस। अब इसमें दो वर्ड बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। एक वर्ड होता है कोएगुलेशन एंड सेकंड वर्ड इज ब्लड क्लोटिंग या ब्लड क्लोट। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस अगर आपको पता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। कोएगुलेशन का मतलब है बेटा कि ब्लड लिक्विड से जेल फॉर्म में चेंज हो जाता है। ब्लड चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू जेल, लिक्विड से जेल फॉर्मेशन में चेंज होना ब्लड का, दैट इज नोन एज कोएगुलेशन। फिर क्लोट क्या होता है जी? मास ऑफ कोएगुलेटेड ब्लड, एक ग्रुपिंग है, मास है, मास ऑफ कोएगुलेटेड ब्लड जो कहां पे प्रेजेंट है? ट्रैप्ड इन फाइब्रिन, ट्रैप्ड इन फाइब्रिन मैशवर्क। फाइब्रिन क्या है आगे बात करेंगे। तो वो क्या कहलाएगा? ब्लड क्लोट। तो कोएगुलेशन और ब्लड क्लोट का बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया। अब आपके दिमाग में भी आ सकता है कि जी फिर बॉडी में ये क्लोट फॉर्मेशन क्यों नहीं होता? पहली बात तो आप समझ लीजिए, बॉडी में क्लोट बन गया तो बड़ी सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है। और रीजन क्या है कि क्लोट क्यों नहीं बनता? तो हमारी बॉडी में केमिकल होता है हिपेरिन। हिपेरिन इज, आप कह सकते हैं, नेचुरल ब्लड एंटी कोएगुलेंट, कि ब्लड को क्लोट नहीं होने देता, उसका थक्का नहीं बनने देता। ये बॉडी का आप कह सकते हैं सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है। अब जो ये पूरी प्रोसेस है मैकेनिज्म की या हेमोस्टेटिस की, आप उसको 3 स्टेजेस में डिस्कस कर सकते हैं। तो देयर आर 3 स्टेजेस। सबसे पहला जो स्टेज होता है दैट इज कॉल्ड वैसोडाइलेशन। उसके बाद आता है आपका सेकंड वन इज नोन एज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन एंड थर्ड वन इज नोन एज कोएगुलेशन। तो जो हेमोस्टेटिस की बात करी हमने, हेमोस्टेटिस की 2 फेजेस होती हैं, प्राइमरी फेज एंड सेकेंडरी फेज। प्राइमरी फेज में जो अनस्टेबल प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगी, तो यहां से यहां तक क्या कहलाएगा? प्राइमरी स्टेज ऑफ हेमोस्टेटिस। और ये जो है कोएगुलेशन दैट इज नोन एज सेकेंडरी स्टेज। ये भी समझ में आ गया आपको? ये भी बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं अगर ये समझ में आ गया है तो। पहला वैसोडाइलेशन, देखिए ये आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, क्लियर। अब अगर ये नैरो हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? डायलेशन, वैसोडाइलेशन नहीं, वैसो कंस्ट्रिक्शन लिखना है यहाँ पे। पहला स्टेप क्या है? वैसो कंस्ट्रिक्शन। ये नैरो हो जाए तो क्या कहलाएगा? वैसो कंस्ट्रिक्शन, मतलब नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल। नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल इज नोन एज वैसो कंस्ट्रिक्शन। तो पहले स्टेज में ये हुआ। अब ये जो ब्लड वेसल है, अगर आर्टरीज और वेन्स का आपको डिफरेंस पता हो या उसके लेयर्स याद हो आपको, तो ये 3 लेयर स्ट्रक्चर होती है। तो थीका एक्सटर्ना सबसे बाहर की लेयर होती है, और जो सबसे अंदर की लेयर है उसको एंडोथेलियम कह देंगे, राइट? दैट इज एंडोथेलियम। तो जैसे ही रप्चरिंग होगी, चोट लगेगी, इंजरी होगी, तो ये एंडोथेलियम डैमेज होगा, ठीक है। और ये बाहर की तरफ आके थीका एक्सटर्ना को भी, जो आउटरमोस्ट लेयर है, उसको डैमेज करेगा, जिससे थीका एक्सटर्ना में जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे। कोलेजन फाइबर्स आर एक्सपोज्ड। बात समझ में आई? डैमेज हुआ, इंजरी हुई, एंडोथेलियम डैमेज हुआ, उसने थीका एक्सटर्ना को डैमेज किया, जिससे वहां पे जो प्रेजेंट थे कोलेजन फाइबर वो एक्सपोज हो गए। अब जैसे ही एक्सपोज होगा, जो प्लेटलेट्स हैं, these platelets they get stick to these collagen fibers and gets activated। तो प्लेटलेट्स एक्टिवेटेड हो गए, ठीक है जी। तो ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, पहली स्टेज आपकी कंप्लीट हो गई। नाउ सेकंड स्टेप इज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन।
अब जो ये प्लेटलेट है वो एक प्लग फॉर्म करेंगी। कैसे होगा वो? अब हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास प्लेटलेट है, हमारे पास जो कोलेजन एक्सपोज हुआ था वो है, और हमारे पास डैमेज एंडोथेलियम है। ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं, यस और नो? अब ये प्लेटलेट स्टिक कर रहे हैं टू कोलेजन, और उसकी वजह से ये ग्रेन्यूल सिक्रीट करेगा, प्लेटलेट सिक्रीट ग्रेन्यूल्स टू एक्टिवेट अदर प्लेटलेट्स, और ये प्रोसेस कंटिन्यू हो जाती है। डायग्रामेटिकली इसको समझते हैं। देखिए ये एक ब्लड वेसल है, ये डैमेज हुई है तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं। सो दिस इज डैमेज ब्लड वेसल, राइट? अब यहां पे प्लेटलेट्स हैं, दीज आर प्लेटलेट्स। ये आपकी ब्लड वेसल है जो कि डैमेज हुई है। नाउ यहां पे क्या क्या प्रेजेंट है, देखिए ये अंदर की साइड में एंडोथेलियम है, ये एंडोथेलियम लेयर है जो कि डैमेज हुई, रप्चर हुई। बाहर की तरफ क्या होगा, यहां पे ये कोलेजन फाइबर्स आपको दिखेंगे। मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूं, यस इससे बना देते हैं। यहां पे ये कोलेजन फाइबर्स हैं जो एक्सपोज हो गए, जिनसे प्लेटलेट आके स्टिक कर जाएगी। और इसके साथ साथ यहां पे है, ये क्या है, स्मूथ मसल्स, राइट बच्चों? ठीक है, तो नाउ इन दिस एरिया एंडोथेलियम डैमेज होकर कोलेजन फाइबर एक्सपोज हो गया, तो एक फैक्टर रिलीज होगा जिसको आप वॉन विल्ब्रांड फैक्टर कहते हैं। कौन सा फैक्टर रिलीज होगा? वॉन विल्ब्रांड फैक्टर। मैं इसको शॉर्ट में VWF से लिख देता हूं, VW फैक्टर से लिख देता हूं, ठीक है? तो ये फैक्टर यहां पे रिलीज हुआ, ये VWF है, ठीक है? अब प्लेटलेट जो थी वो आके इस फैक्टर के साथ बाइंड कर जाएगी, ठीक है? यहां पे कोलेजन फाइबर्स भी हैं, उनके साथ भी ये बाइंडिंग हो गई। अब ये जो प्लेटलेट्स है इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स है, वो इन ग्रेन्यूल्स को सिक्रीट कर देगी जो बाकी दूसरी प्लेटलेट्स को भी एक्टिवेट कर देंगे और प्लेटलेट की शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है? उसकी वजह से यहां पे एक प्लग बन गया, मतलब एक एंट्री को रोकने वाली एक स्ट्रक्चर बन गई। ये बाकियों को क्यों एक्टिवेट किया? क्योंकि देखो एक प्लेटलेट तो ब्लड फ्लो को रोक नहीं सकती, तो इसके लिए दूसरी प्लेटलेट्स को भी एक्टिवेट होना पड़ेगा, ठीक है ना? अब ये सारी क्या कर रही है, दे गेट स्टिक टू, ये सारी की सारी एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स जो हैं ये क्या कर रही हैं, एडर कर रही हैं। एडर का मतलब स्टिक कर रही हैं टू इंजरी साइट, ठीक है? उसके साथ चिपक गई, तो एक तरह से ये प्लेटलेट ने एक प्लग बना दिया। तो दिस इज सेकेंड फेज या सेकेंड स्टेज। अब थर्ड स्टेज में क्या होगा, कोएगुलेशन होगा। तो अभी तक जो प्लग बना, जो प्लेटलेट प्लग बना है वो टेम्पररी है, प्लेटलेट प्लग इज टेम्पररी। अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई तो क्या होगा, डीप कट हुआ तो क्या होगा? तो एक्सेसिव ब्लीडिंग के केस में क्या होगा, उसको रोकने के लिए कोएगुलेशन होता है। कोएगुलेशन के लिए जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं। कितने क्लोटिंग फैक्टर्स हैं एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्लोटिंग फैक्टर्स गेट्स एक्टिवेटेड। तो जो कोएगुलेशन पाथवे है वो दो तरह से काम करता है, दो पाथवे को फॉलो करता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड इंट्रिंसिक पाथवे। ये दोनों के दोनों पाथवे इंपॉर्टेंट हैं। दोनों कैसे काम करते हैं चलिए पहले आपको वो बताते हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवेज। तो अभी तक जो मैंने बताया उसमें मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि ये जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स आर एंजाइम्स। तो क्या करेंगे, फास्ट कर देंगे ब्रेक डाउन ऑफ अनदर प्रोटीन। जनरली कोफैक्टर्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इन इनएक्टिवेटेड फॉर्म, ठीक है?
एंड विटामिन के, जिसको हम क्या कहते हैं, फाइलोक्विनोन, इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। और कोएगुलेशन फॉलोज ए कैस्केड मैकेनिज्म। कैस्केड का मतलब क्या होता है, कैस्केड पाथवे क्या होता है कि इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, कि जब तक एक एक्टिवेट नहीं होगा वो दूसरा एक्टिवेट नहीं होगा और दूसरा अपना काम नहीं कर पाएगा। तो सीरीज ऑफ एक्टिवेटिंग प्रोटीन क्लोटिंग फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लोटिंग। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो अब दोनों पाथवेज की बात कर लेते हैं। तो जो ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, 3 स्टेप प्रोसेस। पहला स्टेप बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ठीक है, सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन होगी। कैसे होगी? देखिए, इंजर्ड टिश्यू है, कहीं पे भी चोट लगी है, राइट? अब वो क्या करेगा, वो रिलीज करेगा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा। और ये फैक्टर 7 की प्रेजेंस में, सारे फैक्टर्स अभी आपको बताए जाएंगे, फैक्टर 7 की प्रेजेंस में ये जो फैक्टर 10 है जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है उसको एक्टिव कर देगा। ठीक है, और ये एक्टिव फैक्टर 10 फैक्टर 5 की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना देगा। ठीक, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन कर देगा। तो ये अंदर से हुआ ना या बाहर से हुआ? ये बाहर से, इंजर्ड टिश्यू है, तो ये क्या हो गया, एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, 2 पाथवे बताए थे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, तो ये एक्सट्रिंसिक पाथवे हो गया। ठीक है, तो पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, क्लियर? ये दोनों पाथवे में ये जो स्टेप है, ये वाला, ये कॉमन रहने वाला है। अभी बताता हूं, देखिए अब इंट्रिंसिक पाथवे कैसे काम करता है, जो अभी हमने डिस्कस किया था वही सारा आएगा कि इंजरी हुई, डैमेज हुआ हमारे बॉडी टिश्यूज को, तो जो ब्लड एक्सपोज हो गया किसको, कोलेजन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये देखा था हमने, कोलेजन ऑफ ब्लड वेसल। अब ये क्या करेगा, प्लेटलेट्स इससे अटैच हो जाएंगी, यस और नो? प्लेटलेट्स अटैच टू एक्सपोज्ड कोलेजन, और वो क्या करेंगी, वो करेंगी फैक्टर 12, जो कि अभी कैसा होगा, इनएक्टिव फॉर्म में होगा, उसको एक्टिव कर देगी। फैक्टर 12 बिकम एक्टिव। बात समझ में आई? अब ये एक्टिव 12 फैक्टर एक्टिवेट कर देगा फैक्टर 11 को, उल्टा चलना है, तो 11 फैक्टर एक्टिवेट हो गया। और ये एक्टिव 11 फैक्टर कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में जो इनएक्टिव फैक्टर 9 है उसको एक्टिव कर देगा, एक्टिव फैक्टर 9। वो आप सोचोगे फैक्टर 10 कहां गया, तो मैंने क्या कहा था, ये कॉमन है दोनों में, तो अब आएगा फैक्टर 9, सॉरी फैक्टर 10। तो फैक्टर 8 की प्रेजेंस में और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में ये क्या कर देगा, इनएक्टिव फैक्टर 10 को एक्टिव फैक्टर 10 में चेंज कर देगा। तो 10 फैक्टर एक्टिव हो गया। तो जैसे ही फैक्टर 10 एक्टिव हुआ, एक्टिव फैक्टर 10 इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 5 क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना देगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है बच्चों मेरे, तो दोनों के लिए कॉमन पाथवे हो गया ना, चाहे वो एक्सट्रिंसिक है चाहे वो इंट्रिंसिक है। अब इसके बाद के जो भी स्टेप है, सेकंड और थर्ड स्टेप, वो दोनों पाथवे के लिए कॉमन है। तो एक बार समराइज कर लेते हैं दोनों पाथवे को। इंट्रिंसिक पाथवे कि एंडोथेलियम डैमेज हो गया, कोलेजन एक्सपोज हो गया, तो जो प्लेटलेट्स हैं वो फॉस्फोलिपिड रिलीज करेंगी, तो उल्टा चलना है, 12 इनएक्टिव 12 एक्टिव, 11 इनएक्टिव 11 एक्टिव, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में 9 इनएक्टिव 9 एक्टिव, और कैल्शियम और फैक्टर 8 की प्रेजेंस में इनएक्टिव जो है फैक्टर 10 वो एक्टिव हो गया। ये कॉमन हो गया दोनों के लिए, चाहे वो
एक्सट्रिंसिक पाथवे है चाहे वो इनएक्टिव पाथवे है, और वो प्लेटलेट प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को रिलीज कर देगा। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होगा, डैमेज हुआ टिश्यू को, थ्रोम्बोप्लास्ट रिलीज हुआ, इनएक्टिव 7A से एक्टिव 7A बन गया, और वो फैक्टर 10 को एक्टिवेट करके प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन कर देगा। तो ये हमारा हो गया स्टेप 1, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, अब सेकंड स्टेप होगा। सेकंड स्टेप क्या था, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। प्रो का मतलब ये इनएक्टिव है ना, हमारी बॉडी में सारे प्रेजेंट हैं लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की प्रेजेंस में और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सेकंड स्टेप है जो कि कॉमन है दोनों पाथवेज के लिए। एंड फाइनली इन थर्ड स्टेप, कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है फाइब्रिनोजन, प्लाज्मा प्रोटीन है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, हमने पढ़ा था। तो जो फाइब्रिनोजन है इट इज इनसोल्यूबल, प्लाज्मा में तो सोल्यूबल है, सोल्यूबल इन प्लाज्मा। और इस थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में ये किसमें कन्वर्ट हो गया, फाइबर मोनोमर बना दिया इसने, फाइब्रिन मोनोमर बना दिया इसने। ठीक है जी, अब ये फाइब्रिन मोनोमर है इनसोल्यूबल और इट अंडरगोज पॉलीमराइजेशन, चेन बन जाएगी फाइब्रिन मोनोमर्स की फैक्टर 13 की प्रेजेंस में। तो फाइब्रिन थ्रेड्स की फॉर्मेशन होगी विच फॉर्म द क्लोट। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि इस तरह से एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम क्लोट कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं एक सीरीज सिक्वेंशनल मैनर में काम कर रहे हैं जहां पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कैस्केड मैकेनिज्म। ठीक है बच्चों, कैस्केड मैकेनिज्म इसको कहा जाता है। ठीक, यहां तो कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई इफ बट। एक बार फटाफट मैं एंटीकोएगुलेंट्स के बारे में भी आपको बता देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट एंटीकोएगुलेंट्स। स्टॉप ब्लड क्लोटिंग, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड क्लोट नहीं बनता या ब्लड बैंक में ब्लड जो इकट्ठा होता है वहां पे ब्लड क्लोट नहीं होता। सबसे कॉमन जो नेचुरली हमारी बॉडी में मिलता है दैट इज, मैंने बताया था, हिपेरिन। ये कहां से आता है, मास्ट सेल्स जो है हमारे वहां से रिलीज होता है। इट इज अ हेट्रोपोलीसैकेराइड कि दो डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट से बनता है। ये क्या कर देता है, एंटी थ्रोम्बिन थर्ड को बढ़ा देता है। एंटी थ्रोम्बिन, बात समझ में आ गई, थ्रोम्बिन के अगेंस्ट एंटी थ्रोम्बिन 3 को इंक्रीज कर देता है, उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है एंड इनडायरेक्टली वी कैन से रिड्यूसेस या डिक्रीजेस थ्रोम्बिन फॉर्मेशन। और थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो क्लोट की फॉर्मेशन नहीं होगी। दूसरा जो एंटीकोएगुलेंट है दैट इज हीरोडीन। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीच सलाइवा, या लीच से ऑब्टेन्ड होता है, सलाइवा में और लीच में प्रेजेंट होता है। तो ओल्डर टाइम में ब्लड क्लोट्स को रिमूव करने के लिए बॉडी पे लीच छोड़ देते थे। तीसरा है दैट इज वारफेरिन। ये प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। तो ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है फैक्टर्स की फॉर्मेशन को। फैक्टर कौन कौन से, सेकंड, 7, 9, 10 फैक्टर्स की फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देगा। तो उसकी वजह से जो पोटेशियम आयंस हैं उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंड लास्टली जिनको हम कहते हैं चिलेटिंग एजेंट्स। चिलेटिंग एजेंट क्या होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, चिलेट्स विच बाइंड्स विद कैल्शियम आयंस। और हमने देखा है कैल्शियम आयंस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है अलोंग विद विटामिन के इन ब्लड क्लोटिंग। तो चिलेटिंग एजेंट्स में आ जाता है EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, सोडियम ऑक्सलेट या सोडियम सिट्रेट। ये सारे के सारे क्या है, चिलेटिंग एजेंट्स जो एंटीकोएगुलेशन की
का काम करते हैं, ब्लड क्लोट को रोक देते हैं। अब वो ट्रिक की जो मैं बात बता रहा था कि कैसे इफेक्टिवली आप सारे के सारे क्लोटिंग फैक्टर्स याद रख सकते हैं बड़ा इजीली 3 मिनट में। ट्रिक क्या है? ट्रिक याद करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कमीशन, वही सब डिसाइड करता है। इंटरनेशनल कमीशन किसका? ऑन ब्लड कोएगुलेशन, ऑन ब्लड कोएगुलेशन 13 फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लोटिंग, बट फैक्टर 6 जो है वो कुछ लोग उसको हाइपोथेटिकल कहते हैं, उसका नाम बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, एसेलरीन कहते हैं उसको। ये हाइपोथेटिकल या इनएक्टिव इसलिए माना जाता है कि इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता। अब आप कहोगे इंडिपेंडेंटली तो कोई भी काम नहीं करता, बेटा वो सारे एक सीरीज सिक्वेंशियल मैनर में काम कर रहे हैं, ये नहीं आता उस कैटेगरी में, ठीक है। तो ये 13 फैक्टर्स है। फाइब्रिनोजन ये लीवर में सिंथेसाइज होगा, प्रोथ्रोम्बिन भी लीवर में सिंथेसाइज होगा। मोस्टली दीज फैक्टर्स आर सिंथेसाइज इन लीवर। जो नहीं होगा वो मैं आपको बता देता हूं। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है इट इज रिलीज फ्रॉम डैमेज्ड प्लेटलेट्स, फ्रॉम डैमेज्ड प्लेटलेट्स इट इज प्रोड्यूस थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। उसके बाद फैक्टर 13 जो है फाइब्रिनेज जो है रिलीज फ्रॉम प्लेटलेट्स, ये भी प्लेटलेट रिलीज करती हैं। उसके अलावा जो भी फैक्टर्स हैं दे आर रिलीज फ्रॉम द लीवर। क्रिसमस फैक्टर, फैक्टर 9, इसकी डेफिशिएंसी से क्रिसमस डिजीज हो जाती है, ठीक है जी, क्रिसमस डिजीज हो जाती है। ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी कहलाता है, ये ए हो जाएगा। तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए एंड बी। अब ट्रिक क्या है? ट्रिक इज, यहां पे मैं लिखता हूं आपके लिए, बोलो मेरे साथ साथ बोलो, फुलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप्स। ये 6 के लिए कर दिया मैंने डैश, ठीक है। तो फुलिश पीपल ट्राई थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्लाइंबिंग से कैल्शियम हो गया, लबाइल फैक्टर एंड नो स्लोप से स्टेबल फैक्टर। आफ्टर क्रिसमस फैक्टर 9, some people Stuart Prower factor, plasma thromboplastin, some people have fallen, Hagman factor and fibrinase। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। Foolish people try climbing long slopes after Christmas, some people have fallen। तो हार्ट का नाम सुनते ही कुछ बेसिक्स जो हमारे दिमाग में आते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले दिस इज पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, राइट। फीस्ट साइज का होता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। अगर डायमेंशंस की मैं बात करूं एग्जैक्टली तो 5 इंटू 3.5 इंचेस इसकी डायमेंशंस होती हैं और बॉडी वेट का 0.45% ये बनाते हैं, राइट। वेट मेल्स में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल्स। इन अडल्ट ह्यूमन मेल इट इज नियरली 300 ग्राम्स, जबकि फीमेल्स में ये 250 ग्राम्स का ही होता है। तो फीमेल्स में दिल छोटा होता है। होलो फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन है एंड इट डराइव फ्रॉम मीजोडर्म। सो मीजोडर्मल इसका ओरिजिन होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। मीजोडर्मल ओरिजिन, इट इज लोकेटेड इन thoracic cavity, right। So protective covering of heart is known as pericardium। ये पेरिकार्डियम 2 लेयर से मिलकर बना होता है। आउटर लेयर को बच्चों हम कहते हैं पैराइटल लेयर एंड इनर लेयर इज नोन एज विसरल लेयर। विसरल का मतलब होता है इंटरनल, तो इंटरनल ऑर्गन्स के लिए इसलिए विसरल ऑर्गन वर्ड भी यूज किया जाता है। दोनों के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, एक गैप होता है विच इज नोन एज पेरिकार्डियल कैविटी, राइट, जिसमें
पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। अब ये कवरिंग क्या करेगी, पेरिकार्डियम क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट को, किससे, शॉक से, एकदम से कोई झटका लगे, कोई मैकेनिकल इंजरी ना हो, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। राइट बच्चों। अब अगर हम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देयर इज प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द हार्ट। तो फिशेस से लेके अगर हम मैमल्स तक की बात करें कॉम्प्लेक्सिटी की, तो हम 4 पैरामीटर्स पे इसको स्टडी कर सकते हैं। चैम्बर्स, कितने चैम्बर्स होते हैं, नंबर ऑफ एट्रिया एंड नंबर ऑफ वेंट्रिकल्स, एंड फाइनली टाइप ऑफ सर्कुलेशन। तो बच्चों आप सिंपली ये याद रखिए, फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो ओनली 2 चैम्बर्स आर फाउंड इन फिशेस एज यू कैन सी हियर आल्सो। जबकि एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड होता है। बर्ड्स, मैमल्स और इसमें मैं क्रोकोडाइल भी ऐड कर देता हूं, दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो फिशेस में सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन होता है, सिर्फ फिशेस ही ऐसा ग्रुप है जिसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स हैव इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, जबकि इन दोनों ग्रुप्स में और क्रोकोडाइल्स में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। एट्रिया और वेंट्रिकल, एम्फीबियंस में, सॉरी फिशेस में एक एट्रिया होगा, एम्फीबियंस में, मैमल्स में और बर्ड्स में सब में 2-2 एट्रिया देखने को मिलेंगे। वेंट्रिकल्स की बात करें तो फिशेस में फिर से एक वेंट्रिकल होता है, एम्फीबियन रेप्टाइल्स में भी एक वेंट्रिकल मिलता है, जबकि मैमल्स में 2 वेंट्रिकल होते हैं। लेकिन 2 एसेसरी स्ट्रक्चर्स जो हेल्प करती हैं फिशेस को, एम्फीबियंस को, रेप्टाइल्स को, साइनस वेनोसस, ये एक एसेसरी स्ट्रक्चर है। उसके अलावा कोनस आर्टियोसस दूसरी एसेसरी स्ट्रक्चर है। कोनस आर्टियोसस एंड साइनस वेनोसस 2 एसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं जो फिशेस और एम्फीबियंस में प्रेजेंट होती हैं। इसके साथ साथ साइनस वेनोसस बच्चों, साइनस वेनोसस रेप्टाइल्स में भी देखने को मिलता है। तो साइनस वेनोसस तीनों में होगा, रेप्टाइल्स, फिशेस एंड एम्फीबियन, जबकि कोनस आर्टियोसस सिर्फ फिशेस और एम्फीबियंस में मिलता है। अब इसके बेसिस पे 2 तरह का हार्ट होता है, सिस्टेमिक हार्ट और सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी इसको कहते हैं, एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। नाम से आपको आइडिया आया कुछ, सिस्टेमिक आप याद रख लीजिए बॉडी सिस्टम में जो जाए, और पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स में, लंग्स जिसमें इन्वॉल्व हो। तो 2 टाइप का सर्कुलेशन हो गया। तो अगर राइट साइड ऑफ हार्ट इज इन्वॉल्व, मतलब लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल इसमें इन्वॉल्व है, जो क्या कैरी करते हैं, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट ऑलवेज कैरीज प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां पे सप्लाई करेंगे वो उसको, बॉडी टिश्यूज को, और वहां से रिमूव करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। जबकि पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा, ये राइट साइड ऑफ हार्ट है जहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, इम्प्योर ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों। तो ये क्या करेगा, हेल्प इन ऑक्सीजनेशन ऑफ इम्प्योर ब्लड, वहां से CO2 को रिमूव करने में हेल्प करेगा। तो ये सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात होगी बेटा। ठीक है। अब जो वॉल्स हैं हमारे हार्ट की, और जिसमें एट्रियम की भी वॉल्स हैं और वेंट्रिकल्स की भी वॉल्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये इनका डिफरेंस बता देता हूं, सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन का। यहां से आप देख सकते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन हार्ट टू लंग्स एंड बैक, जबकि ये हार्ट से बॉडी में जाएगा, सिस्टम में जाएगा, इसलिए इसको सिस्टमिक ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ऑक्सीजनेट मतलब प्योर ब्लड है, ये ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा सेल्स में, टिश्यूज में। ये इम्प्योर ब्लड को प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स में लेके आता है, मतलब ऑक्सीजनेशन करता है, और ये प्योर ब्लड को टिश्यू तक, सेल्स तक लेके जाता है। ये होता है पल्मोनरी आर्टरीज और वेन की हेल्प से। जबकि इसमें ऑर्टा, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज सारी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, इन्वॉल्व होती है। ठीक है बच्चों। चलिए अब बात करते हैं हम कवरिंग्स ऑफ हार्ट, जिसको हम हार्ट वॉल्स भी कहते हैं। हिस्टोलॉजिकली, हिस्टोलॉजी क्या होती है, एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी।
तो तीन कवरिंग्स हैं, तीन वॉल्स हैं, तीन लेयर, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। आउटर मोस्ट जो लेयर है दैट इज नोन एज एपिकार्डियम। इसको विसरल पेरिकार्डियम भी कहते हैं बच्चों। इट इज ऑल्सो नोन एज विसरल पेरिकार्डियम। इट इज फॉर्म्ड ऑफ स्क्वेमस स्मूथ एपिथेलियम। स्क्वेमस स्मूथ एपिथेलियम की ये बनी होती है। मायोकार्डियम मिडल लेयर है, एज यू कैन सी हियर, इट इज थिकेस्ट लेयर। और एक और बात याद रखें आप कि जो थिकनेस है हार्ट वॉल्स की डिपेंड ऑन मायोकार्डियम। थिकनेस ऑफ हार्ट वॉल डिपेंड्स अपॉन मायोकार्डियम। It is formed of cardiac muscles and the innermost layer endocardium और endothelium भी जिसको कहते हैं, again it is formed of simple squamous epithelium, simple squamous epithelial tissue इसका बना होता है। तो ये तीनों लेयर्स हैं। उसके बाद मैं बता रहा था आपको वॉल्स की बात अगर हम करें कि जो वॉल्स प्रेजेंट होती हैं हमारे हार्ट में, तो ये तीनों लेयर्स आप यहां से याद रख सकते हैं। अब वॉल्स की बात करें तो जो एट्रियम है उनकी वॉल्स में मस्कुलर रिजेस होते हैं। ये मस्कुलर रिजेस क्या करेंगे, हाउ दे आर हेल्पफुल, और उनको क्या कहा जाता है, दीज मस्कुलर रिजेस आर नोन एज मस्कुलाई पैक्टिनेटी। मस्कुलाई पैक्टिनेटी, ठीक है बेटा। तो ये जो कॉम्ब के टीथ हैं उसके जैसी अपीयरेंस देंगे। जैसे कॉम्ब में रिजेस होते हैं जिनको टीथ कहते हैं, सो दे आर आल्सो नोन एज कॉम्ब्ड मसल्स। तो कॉम्ब्ड मसल अगर आपको कहीं आ जाए तो इसका मतलब एट्रियम में जो मस्कुलर रिजेस प्रेजेंट है, मस्कुलाई पैक्टिनेटी जो प्रेजेंट है, उनको कॉम्ब्ड मसल्स कहा जाता है, ठीक है। जबकि वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल की वॉल्स में जो इनर वॉल है वो रफ होती है। क्यों होती है रफ, वेंट्रिकल इनर वॉल इज रफ। यहां पे तो मस्कुलर पैक्टिनेटी प्रेजेंट थे, यहां पे प्रेजेंट होते हैं कोलमनी कार्नी। ये मस्कुलर रिजेस है, ये भी मस्कुलर रिजेस हैं जिनको क्या कह रहे हैं हम, कोलमनी कार्नी। आगे इसकी बात करेंगे हम, जो आगे जाके व्हाट यू से पैपिलरी मसल्स बना देते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे, राइट। उसके बाद एक और जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को होती है कि सर वॉल्स याद नहीं होते, कौन कौन से वॉल्स प्रेजेंट हैं। अभी तक आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, ओनली 4 वॉल्स आर प्रेजेंट इन हार्ट, राइट। कि जी जो लेफ्ट साइड है हमारे हार्ट का, लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, वहां पे बाइकास्पिड वॉल्व होता है। और जो राइट साइड है हार्ट का, राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल, वहां पे दूसरा वॉल्व होता है जिसको हम क्या कह देते हैं, ट्राइकास्पिड वॉल्व। इतना ही याद होगा, इतना ही पढ़ा होगा आपने। तो ये 2 वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। नहीं बच्चों मेरे, ऐसा नहीं होता है। जो राइट ओरिकल है, जो राइट ओरिकल है, उसकी जो ओपनिंग है वहां पे क्या होता है, राइट ओरिकल में इंफीरियर वेना केवा, अभी डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा। राइट ओरिकल में जो इंफीरियर वेना केवा है उसकी ओपनिंग को रेगुलेट करने के लिए वहां पे एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है स्टैच्यूएन वॉल्व। तो तीसरा वॉल्व आ गया बच्चे, ये थर्ड हो गया। इसी तरह वहां पे एक और ओपनिंग होती है राइट ओरिकल में ही, कोरोनरी साइनस की। उसको रेगुलेट करने के लिए एक और वॉल्व होता है जिसको थिबेशियस वॉल्व कहते हैं। अब आप सोच रहे हो सर ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, यस, ये थिबेशियस वॉल्व 2 और हो गए। इसके अलावा पल्मोनरी ट्रंक और ओर्टा, वहां पे हाफ मून शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जिनको पल्मोनरी एंड ऑर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व कहेंगे। तो पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व 5वां हो गया और ऑर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व 6 हो गया। तो टोटल कितने वॉल्व हो गए, 6 वॉल्व हो गए। ये आपको दिख रहे होंगे सारे के सारे, पल्मोनरी वॉल्व, ऑर्टिक वॉल्व, मिट्रल वॉल्व जिसको बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं हम, एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। उसके बाद ओपनिंग्स पे 2 वॉल्व थे, इंफीरियर वेना केवा पे स्टैच्यूएन वॉल्व, कोरोनरी साइनस पे थिबेशियस वॉल्व। तो बच्चों
टोटल नंबर ऑफ वॉल्व्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ वॉल्व 6। कहां पे? ह्यूमन एम्ब्रियोनिक हार्ट में। ध्यान रखना ये बात, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक हार्ट में सिर्फ 6 है, लेकिन यहां पे 4 क्यों दिख रहे हैं? वो इसलिए दिख रहे हैं बच्चों मेरे कि जो स्टैचुअन वॉल था और दूसरा कौन सा था? टिबेशियस वॉल था, वो क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मर्ज कर जाते हैं इन अडल्ट्स। तो अडल्ट्स हैव ओनली दीज 4 वॉल्व्स। याद रह जाएगा? समझ में आ गई बात? पक्का? कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा? चलिए बहुत अच्छी बात है अगर आपको याद रह जाएगा तो। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में ये सारे के सारे नाम आपको याद रखने हैं। देखो, ये लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, यहां पे बाइकस्पिड वॉल्व, यहां पे ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, लेफ्ट ओरिकल से के बेस से ये ओर्टा राइज होगा। चलिए मैं बताता हूं, आपको लिख के बताता हूं, आपको तब इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले एक डिफरेंस आपको बता दूं, एट्रिया और जो सिंगुलर होगा उसका वो क्या कहलाता है? एट्रियम। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, सर हमने तो सिर्फ ओरिकल पढ़ा, ये ओरिकल क्या होता है? बेटा ओरिकल कुछ नहीं है, इट इज एन अपेंडेज ऑफ एट्रियम। अपेंडेज ऑफ एट्रियम इज नोन एज ओरिकल। अब इसका काम क्या है जी, क्यों है ये? इट इंक्रीजेज सरफेस एरिया, एट्रियल सरफेस एरिया बढ़ा देता है। अब ये जो आप हार्ट बनाते हो ना, इसमें जो तीर और निकालते हो, ये बनाना छोड़ दो, ये है हार्ट। ठीक है, आगे से ऐसा होना चाहिए। चलो अब बात करते हैं, तो देखो लेफ्ट साइड से शुरू करें, लेफ्ट ओरिकल, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर ही आता है, इसका वॉल्यूम कम होगा। ध्यान रखना, लेस वॉल्यूम थिक वॉल्ड, लेस वॉल्यूम थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चों, ये क्या करेगा? इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स with the help of pulmonary vein। pulmonary vein एक्सेप्शन है जो प्योर ब्लड कैरी करती है। बात समझ में आ गई? ठीक है जी, आ गई। पेयर्ड पल्मोनरी वेन के हेल्प से ये लंग से ब्लड रिसीव कर लेती है। लेफ्ट ओरिकल से वो ब्लड कहां चला जाएगा? बाइकस्पिड वॉल्व की हेल्प से लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओके ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल लार्जर है, आप देख रहे हो, बट नैरो है एज कंपेयर टू लेफ्ट ओरिकल, बट ये भी थिक वॉल्ड है। इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड फ्रॉम ब्लड फ्रॉम लेफ्ट ओरिकल, और ये पास कर देगा उसको, किसको? आओर्टा को, लार्जेस्ट आर्टरी। ठीक है, ये अराइज होती है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये क्या करेगा? ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये जो 3 पार्ट है, ये असेंडिंग ओर्टा, ये आर्क ऑफ ओर्टा, ये डिसेंडिंग ओर्टा, ये सारा इसी का पूरा सिस्टम है। तो असेंडिंग ओर्टा, आर्क ऑफ ओर्टा एंड डिसेंडिंग ओर्टा, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अभी असेंडिंग ओर्टा गिव राइज टू राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से अराइज होंगी। यहां पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, ये वाली लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, इसी तरह राइट कोरोनरी आर्टरी होती है। तो राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी यहां से अराइज होगी। यहां तो कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अब जो आर्क है, आर्क ऑफ ओर्टा, इट गिव राइज टू 3 ब्रांचेस। ये पहली जो ब्रांच है उसको कहते हैं ब्रैंकियोसेफेलिक, ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी। मैं इसको 1 नंबर दे रहा हूं, दिस इज नंबर 1। दूसरा है, जो दूसरी ब्रांच है इसकी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, जो मिडिल वाली है, दिस इज लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। और तीसरी, दिस वन, थर्ड वन इज नोन एज लेफ्ट सबक्लेवियन। तो 3 ब्रांचेस इससे निकल गई, आर्क ऑफ ओर्टा से। और ये नीचे वाला हिस्सा जो डिसेंडिंग ओर्टा है, ये पास करेगा पूरे थोरैक्स और एब्डोमिनल रीजन से, और यहां पे पहुंच गया। थोरैक्स और एब्डोमिनल रीजन से पास होकर यहां पे पहुंच गया, और वो एरियाज बना देगा, थोरैक्स पार्ट, एब्डोमिनल पार्ट। बात खत्म, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो बहुत अच्छे, तो ये तो लेफ्ट साइड की बात होगी। अब राइट ओरिकल में क्या होगा बच्चों?
राइट ऑरिकल रिसीव करेगा इम्प्योर ब्लड। राइट साइड में मैंने बताया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो ये तीन जगह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। कहां से? सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, दूसरा इंफीरियर वेना केवा, एंड थर्ड वन इज नोन एज कोरोनरी साइनस। इन तीन रीजन से ये, अब ये कहां कहां से ब्लड लेके आती है? अपर बॉडी पार्ट्स, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा कलेक्ट इंप्योर ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट, एंड कोरोनरी साइनस कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम हार्ट इटसेल्फ। तो ये सारा का सारा इंप्योर ब्लड इन्होंने कलेक्ट कर लिया। ये राइट ऑरिकल से कहां चला गया? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल गिव राइज टू, वहां पे तो क्या निकला था? अओर्टा, यहां पे निकलेगा पल्मोनरी ट्रंक। इट गिव राइज टू पल्मोनरी ट्रंक। अब ये पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड करेगा, इट डिवाइड्स इनटू टू, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज। राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज इससे निकल जाएंगी, जो कैरी करेंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इंप्योर ब्लड टू लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन। बच्चों मेरे, ठीक है, याद रहेगा, पक्का से याद रहेगा। अब एक बार सारे पार्ट्स मेरे को बताओ फटाफट। कुछ पार्ट मैं बता देता हूं। ये है ब्रैंकियोसेफेलिक, राइट। दूसरी क्या थी? चलो बताओ। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। तीसरी क्या थी? बताओ। सबक्लेवियन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। चलो ये क्या है? डिसेंडिंग आउर्टा। ये वाला पार्ट आर्क मान लेते हैं, तो ये क्या है? सुपीरियर वेना केवा। तो अगर ये सुपीरियर वेना केवा है तो ये क्या हो जाएगा? ये इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये मसल्स, पेपिलरी मसल्स दिख रही हैं आपको। ये कोडी टेंडिनी है, अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये क्या है? फटाफट सारे पार्ट्स बताओ, और इसके साथ इसको कंपेयर करके कमेंट सेक्शन में बताओ कितने पार्ट आप प्रॉपर्ली लेबल कर पाए। तो ये तो बात होगी एक्सटर्नली कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हमें दिख रही थी, कुछ पार्ट हमने इंटरनल का भी देखा। अब बात करते हैं बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर की, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। चलो देखो, सिस्टमिक आर्क का मतलब आर्क ऑफ ओर्टा ही है, ठीक है। ये आर्क ऑफ ओर्टा है, ये पल्मोनरी ट्रंक है, प्री कैवल जिसको सुपीरियर वेना केवा कहते हैं, पोस्ट कैवल जिसको इंफीरियर वेना केवा कहते हैं, डिसेंडिंग ओर्टा है। इधर लेफ्ट राइट में ट्राइकस्पिड वॉल, राइट लेफ्ट में बाइकस्पिड वॉल, मेंशन नहीं किया हुआ, कोई बात नहीं, ये रहा। तो ये सारी स्ट्रक्चर्स हमने बात करी, ठीक है। चलो अब देखो अभी तक हुआ क्या है उसको मैं एक बार आपके लिए समराइज कर देता हूं, डबल सर्कुलेशन का भी आपको आइडिया आ जाएगा। लंग्स से प्यूरिफाई ब्लड पल्मोनरी वेन कहां पे लेके आई? लेफ्ट ओरिकल में। लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व है, जिसने इसको भेज दिया लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। लेफ्ट वेंट्रिकल गिव राइज टू आउर्टा। आउर्टा के तीन ब्रांचेस, असेंडिंग, आर्क एंड डिसेंडिंग। इनके अलग अलग पार्ट, ये बॉडी पार्ट में गया। बॉडी पार्ट में जब गया तो ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गई और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो गई। तो अब ये सारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अब ये कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड हो गया, इम्प्योर हो गया। अब ये कलेक्ट कर, कौन कौन कलेक्ट करेगा इसको? सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, वो उसको कलेक्ट करके राइट ओरिकल में भेज देंगे। राइट ओरिकल से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा और उसके बाद पल्मोनरी आर्टरीज को लेके जाएगी लंग्स में और प्यूरिफिकेशन। तो यही तो होता है डबल सर्कुलेशन, और क्या होता है ना? पक्का यही होता है, यस और नो? चलो अब इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ और दो तीन चीजें आपको बता देता हूं। क्या क्या बताना है ये तो सब आपको पता है ऑलरेडी। अब जो एक्स्ट्रा चीज आपको बतानी है, जो आपको यहां पे दिखेगी भी, वेंट्रिकल्स में, याद रखिए वेंट्रिकल्स की बात कर रहा हूं। इन वेंट्रिकल्स स्पेशल फाइब्रस टिश्यू, special fibrous cords are present which are attached to flaps of bicuspid and tricuspid valves। बाई एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व से अटैच्ड जो स्पेशल फाइब्रस कोर्ड्स हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों? दे आर नोन एज कोडी टेंडेनी। थोड़ी देर पहले बताया था कोडी टेंडेनी, ठीक है।
ये वाली, ये स्पेशल कोड्स हैं। दूसरे साइड में कोडरी टेंडनी अटैच्ड है स्पेशल मसल से, जिनको पेपिलरी मसल्स कहते हैं। दे आर अटैच्ड टू पेपिलरी मसल्स। इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी जब कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट पढ़ेंगे हम। अब ये कोडरी टेंडनी क्या कर रही है, अब जब पेपिलरी मसल्स, ये मसल्स है वेंट्रिकल वॉल्स की, मसल्स ऑफ वेंट्रिकल वॉल। ये पेपिलरी मसल्स क्या करती है, सॉरी कोडरी टेंडनी क्या करती है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, दे प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ दिस वॉल्स, प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ वॉल्स। कौन कौन से वॉल, बाई एंड ट्राइकास्पिड वॉल्स। कब, ड्यूरिंग फोर्सफुल या पावरफुल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकल पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उस टाइम पे ये कोलैप्स नहीं होने देते इनको, ठीक है, पक्का। चलो एक चीज और बताता हूं आपको, एक चीज और बतानी है। चलो ये वही बॉक्सेस हो गए आपके, ये वही बॉक्सेस हो गए, लेफ्ट ओरिकल, राइट ओरिकल, लेफ्ट, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो दो ओरिकल्स के बीच की वॉल है, वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, इंटर ओरिकुलर सेप्टम, इंटर ओरिकुलर सेप्टम, ठीक है बच्चों। और ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, ओरिकुलो वेंट्रिकुलर, ओरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। बात समझ में आ गई, डिफरेंस समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब राइट ओरिकल में यहां पे इंटर एट्रियल सेप्टम के पास एक ओवल डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, एक ओवल डिप्रेशन प्रेजेंट है। दिस डिप्रेशन इज नोन एज फोरामेन ओवले। फीटल स्टेज में इसको फोरामेन ओवले कहते हैं। और अडल्ट्स में क्या कहेंगे इसको, अडल्ट्स में इट इज प्रेजेंट एज अ डिप्रेशन, एक लाइनिंग बच जाती है अडल्ट्स में तो सिर्फ, विच इज रिमेनेंट ऑफ फोरामेन ओवले, तो इसको कहते हैं फोसा ओवेलिस, ठीक, ये सिर्फ प्रेजेंट होता है। दिस इज रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। कोई भी समस्या है, कोई भी इफ बट है, कोई भी किंतु परंतु है तो बता दीजिए। आपका होमवर्क तो बता दूं, होमवर्क आपका क्या है, होमवर्क आपका है कि हमें ये तो पता है कि वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल आर थिकर देन ऑरिकल, है ना, ऑरिकल से तो थिक होती है। अब आपको बताना है थिकेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट, विच इज द थिकेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक मैं बताता हूं आगे हम क्या करने वाले हैं। अब हार्ट का जो काम है कि वो हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, हार्ट बीट को कंडक्ट करता है, तो कार्डियक साइकिल कैसे चलती है, उसके फेजेस क्या होते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। हार्ट साउंड्स की बात करेंगे। और थिकेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट इज वॉल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका आंसर था। अगर आपने सही बताया तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और पार्ट्स में से कितने पार्ट आप सही बता पाए वो भी आपको बताना है, राइट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट में सारे के सारे प्रीवियस वीडियोस आप वहां पर जाकर देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, गुड लक, आस्क योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन, सी यू सून बच्चों।